हाँ, चलिए अब हम लोग का ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो आत्माराम जी, आज आपसे पहली बार हम लोग जूम में बात कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। तो हाँ। मैं सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे गुणी व्यक्ति और इतने सालों से अ, मीडिया और नए और पुराने मीडिया और खासतौर से भारत के बाहर जो टेलीविजन की दुनिया है, जो रेडियो की दुनिया है, फिल्म की दुनिया है, आप इतने इतने वरिष्ठ जानकार हैं इन सब चीजों के। तो आपने मुझे ये मौका दिया बातचीत करने का, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि गर्भनाल जैसे निजी प्रयास में आप संरक्षक की भूमिका में हैं। तो सचमुच मैं बहुत हृदय से आपका आभारी हूँ। ये बातचीत शुरू हो उससे पहले ही मैं धन्यवाद नहीं, देना चाहता हूँ। आपका आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और आपके अपने अचीवमेंट्स हैं, आपकी उपलब्धियां हैं, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। मैंने जो भी अचीव किया है, जो भी मैंने हासिल किया है, तो वो सब हो जाता है लाइफ में। और बस मेन असल बात ये होती है कि हम अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, और थोड़ी दूसरों के प्रति भी अच्छी भावना रखें, और लोगों को सहायता करने की कोशिश करें। तो ये तो एक तरह का समाज में हम लोग सब रहते हैं। तो हमारे अनुभव का फायदा आपको होना चाहिए, आपके अनुभव का फायदा हमें होना चाहिए। तो जरूर। आज चलिए, मुझे बहुत खुशी है कि आप एक विशेष अंक निकाल रहे हैं गर्भनाल का। और मैं तो हम्म। गर्भनाल में जब से जुड़ा हूं, तब से मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहे कुछ लिख पाऊं या न लिख पाऊं, दोनों स्थितियों में आप बहुत ही मेहनत से, आप और सुषमा जी, इसको निकालते हैं। और इसकी एक अपनी पहचान बन गई है, और लोग इस पे लिखते हैं। और आपका आयोजन और आपकी कर्मठता भी मैंने भोपाल में देखी। तो चलिए, आपका जो ये वाला जो अंक आप निकाल रहे हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं कि मैं लिखूं, इसके हम्म। बारे में थोड़ा मुझे बताइए। अचानक ये विचार आया कि पिछले एक साल होने वाला है विश्व रंग को समाप्त हुए। तो इस एक साल में क्या दुनिया बड़ी तेजी से बदली इधर। कुछ ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियां पैदा हो गई कि एकदम से समाज पूरा बदल गया। तो मुझे लगा कि ऐसे बदले हुए संदर्भ में, जबकि जूम के जो प्लेटफॉर्म है और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए बहुत तेजी से हिंदी समाज में, पूरी दुनिया के हिंदी समाज में एकदम भूचाल आया हुआ है। हर व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि मंच से कहीं बाहर चले गए थे, वो अचानक से मंच पे आ गए हैं। तो ऐसे इन संदर्भों में विश्व रंग जो एक सचमुच बड़ा आयोजन हुआ था भोपाल में, और संतोष चौबे जी इसके लिए सचमुच वो एक बहुत ही शिखर पुरुष हैं। उनने ऐसा ऐसा एक स्वप्न जो है साकार करके दिखा दिया पूरी दुनिया को। तो उनके काम को एक तरीके से कैसे पुनर्स्मरण किया जाए, उसे कैसे याद किया जाए, तो ये विचार मुझे अचानक से ऐसा लगा कि उन सारी चीजों को, उसमें जो शामिल होने वाले प्रतिभागी रहे, चाहे वो प्रवासी भारतीय हों, भाषाओं से जुड़े हुए प्राध्यापक थे, विदेशी यूनिवर्सिटियों में काम करने वाले इंडोलॉजिस्ट हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया था, और वो बड़ी अलग तरह की यादें यहाँ से ले गए थे। तो उस एक वर्ष के गुजर जाने के बाद वो उनने उनको कैसे देखते हैं, और विश्वरंग के बाद उनने उन सब चीजों को कैसे अपने जीवन में पाया या देखा, ये एक विचार था। तो इसलिए मुझे लगा कि गर्भनाल का एक विशेषांक इस विषय पे केंद्रित करके प्रकाशित किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा विचार है। अच्छा, इस विशेषांक का आपने कोई कोई नाम दिया है? कुछ आप इसमें सोच रहे हैं? नाम का तो अभी बहुत ज्यादा ऐसा जहन में नहीं है कि पर मुझे ऐसा लगता है विश्व हम अब विशेषांक के साथ ही अ, उसका विश्व रंग स्मरण 2000 स्मरण यादें विशेषांक या इस तरह का कोई नाम रखेंगे। अभी इसके बारे में हमारा परामर्श मंडल जो है उसमें भी विचार होना बाकी है। तो जी। ये हम देखना देखना पड़ेगा। अच्छा, जब हम ये कर रहे थे तब हमको ये नहीं पता था कि विश्व रंग 2020 अभी संतोष चौबे जी ने उसकी परिकल्पना की है। तो नवंबर में विश्व रंग 2020 किया जाने वाला है, ऐसी एक
योजना बनाई गई है। अच्छा। तो जब हमने विस्वरंग की यादों का विशेषांक गर्भनाल का करने का विचार किया तब हमें ये पता नहीं था, लेकिन अब चूंकि विस्वरंग 2020 होने वाला है तो इसलिए गर्भनाल का ये विशेषांक हो सकता है कि उसका थोड़ा स्वरूप बदल जाए। जी। तो ये भी एक उस तो पर काम भी हो रहा है। तो आत्माराम जी, नवंबर 2020 में अगर विश्व रंग का दूसरा अंक होने वाला है, तो उसमें जी, उतने लोगों की उपस्थिति क्या हो पाएगी? उसका स्वरूप कैसे आज के परिस्थितियों में किस तरह से भिन्न होगा? वो सचमुच बहुत ही क्रांतिकारी होगा और मुझे पूरा यकीन है कि चौबे जी जिस तरह की योजना बना रहे हैं और पूरी दुनिया के लोगों को जिस तरीके से जोड़ रहे हैं, तो सचमुच वो एक बहुत नए तरीके का अनुभव होने वाला है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये विश्वरंग जो है वो इंटरनेट पे होगा, मतलब उसका प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से जूम रखा जाएगा और सारे दुनिया के लोग इसमें जुड़ेंगे। उसकी कार्य योजना बन रही है, उसमें जब टेक्निकल चीजें भी अभी तय होना बाकी हैं और उसमें पूर्व रंग एक होगा, फिर बाद में फाइनली विश्व रंग होगा, तो उसकी रूपरेखा भी बनाई जा रही है और होगा ये जूम पे ही, मतलब। वाह! ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो एक तरह का आंदोलन ही होगा ये। और और दूसरा इसमें इसकी अच्छाई ये है कि इसमें कॉस्ट भी बहुत कम आएगा, क्योंकि लोग वहां आने में जितनी खुशी होती है उसके हिसाब से खर्चा भी होता है, तो ये एक तरह से कॉस्ट हाँ इफेक्टिव भी होगा। हाँ, निश्चित तौर पे होगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतना फोकस करके चीजें आएंगी। हो सकता है ऐसी चर्चा अभी चल रही है कि अब उसका अंतिम रूप उसमें कैसा होगा ये तो अभी धीरे धीरे स्पष्ट होगा। पर सचमुच मुझे तो बड़ी जिज्ञासा हो रही है और बड़ी उम्मीदें भी जगती दिखाई दे रही हैं कि एक बहुत ही रोचक होगा मामला। तो अब बिल्कुल। इस संदर्भ में विस्फोरण हो रहा है, तो अब गर्भनाल का जो विशेषांक हम निकाल रहे थे उसका रूप थोड़ा सा बदल जाएगा। जी, जी बिल्कुल। तो ये जिस गर्भनाल के लिए आप चाहते मैं लिखूं, ये वही इशू है जो नवंबर के जस्ट पहले आएगा। हाँ बिल्कुल, ये नवंबर इशू होगा और पूरा विशेषांक इस पे केंद्रित करने के बजाय हम उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वादा किया है देने का। हमने तो जितने भी यहाँ आमंत्रित अतिथि थे तो उन सबसे आग्रह किया है। अब उम्मीद है कि बहुत सारे लोग उसमें देंगे, तो हम देखेंगे कि मतलब कुछ एक नया पहलू, कोई एक नई बात जो कहने लायक होना, जिसको कहा जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, उस सामग्री को हम यहाँ विशेषांक में शामिल करेंगे। सिर्फ यात्रा विवरण वाले जो स्मरण संस्मरण लेख होंगे उनको हो सकता है हम बाद में कभी प्रकाशित करें, जिसमें यात्रा के ब्यौरे हैं या निजी जीवन से संदर्भित बातें हैं। अगर वो चीजें लोगों वैसे तो हमने कोई गाइडलाइन नहीं दी है कि किसी को क्या लिखना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें थोड़ा सा उसको समसामयिक बनाने के लिए इस तरीके से संपादित करना होगा। जी, तो इसमें जैसे आपने अलग-अलग लोगों से कहा है, तो जी ऑब्वियसली आपने उसके हिसाब से लोगों को अलग-अलग तरीके का एक वो दिया होगा, जिसको पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो क्योंकि वरना तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हर इंसान अगर लगभग एक ही तरह से लिखेगा तो वो उसमें कोई वैरायटी भी नहीं रहेगी। हाँ, जी। एक सेकंड में एक फोन ले लूं। हाँ, ले लीजिए, हेलो। फ़ोन ले लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, अभी बताता हूँ, मैं फ्री होकर बात। तो मैंने पूरी कोशिश ये की है, जितने भी लोगों से संस्मरण के लिए आग्रह किया है उनसे हमने ये कहा है कि विश्वरंग में शामिल होने के बाद आपको कैसा लगता है, क्या संभावना आपको दिखाई दी है और कैसे आपने उस अनुभव को आगे और कैसे और ऊंचाइयों पे वो विचार गया है या आपने कोई महसूस किया है। तो इस पे फोकस करने का हमने लोगों से आग्रह किया है। जी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा है और ये इत्तेफाक की बात है कि विश्वरंग के बाद ही 2-4 3-4 महीनों के बाद दुनिया एक ऐसे दौर में पहुंच गई है
कि बड़ी एक बड़ी ऐतिहासिक परिस्थितियां बन गई है और सृजन करने की जो बातें हैं वो और तेज लोगों के व्यवहार में आई है। तो इसका मतलब ये कि मुझे जो आप कह रहे हैं गर्भनाल के ऊपर केंद्रित करने का, वो आपने किसी और से नहीं कहा होगा। नहीं, और किसी ने, मुझे लगा आपसे बेहतर, क्योंकि आप जिस तरीके से गर्भनाल से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके का स्नेह प्राप्त है, और दूसरा आपकी जो क्षमता है, वो जो नजर है चीजों को दर्ज करने की, वैसी मुझे बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। तो इसलिए मैंने विशेष आपसे ये आग्रह किया। और चूंकि मैंने इतने वर्षों में गर्भनाल का काम करते हुए अभी भी मैं इसे व्यक्तिगत जुनून ही मानता हूँ। मैं कोई बहुत अधिकारी संपादक नहीं हूँ और कोई साहित्यकार नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है, ना समझ है। तो मुझे ये पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ की जाए। तो गर्भनाल की ये जो यात्रा है, इस यात्रा को कैसे 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 दर्ज करें, कैसे बताएं कि हमने ये काम कैसे किया है। तो मुझे लगा शायद कोई दूसरा व्यक्ति इस बात को, इस यात्रा को एक बड़ी स्नेह के साथ दुनिया को बताने की नजर से या दर्ज करने की नजर से इसको लिखे। ये मेरा विचार था, इसलिए आपसे आग्रह किया। नहीं, ये मुझे बहुत इस बात को जान के खुशी हुई कि अब कम से कम मुझे ये है, मैं आश्वस्त हूं कि गर्भनाल के इस पर्सपेक्टिव पर, गर्भनाल के को लुक बैक करना और उसकी भविष्य, उसकी जो संभावनाएं है उसको देखना, इस पर मैं ही लिख रहा हूं और कोई नहीं लिख रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि हाँ, अब मैं हाँ, इसमें नहीं, कोई नहीं लिखता है। आजादी ले सकता हूं। हाँ। जी, तो दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गर्भनाल जैसे काम, वो बिल्कुल सच बात है कि हमने जो भी किया इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। इतने सारे लोग जुड़ गए, पता नहीं कैसे इकट्ठे हो गए, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो मुझे लगा आप उसको बेहतर तरीके से देख सकेंगे और दर्ज कर सकेंगे, इसलिए आपसे आग्रह किया। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए आत्माराम जी, कि ये जो गर्भनाल का जो पूरा एक विचार था, ये आपको कब आया था? ये विचार दरअसल क्या हुआ कि दुनिया 2004 में जो इंटरनेट का जो बैंडविड्थ है वो बदल गई थी। और वैसे तो इंटरनेट शुरू हुआ था 2000 में, एकदम से उसका प्रचार तेज हुआ 2004-5 में। तेजी से इंटरनेट का प्रचलन समाज में हो रहा था, दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में हो रहा था। मूलतः मैं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो इंटरनेट का इस्तेमाल मैं कर रहा था। तो मुझे, मेरे अनेक मित्र अमेरिका में हैं जो यहाँ से टीसीएस में थे और इन्फोसिस में, और तो वो वहाँ जाते थे, तो इंटरनेट के जरिए हम उनसे ईमेल के जरिए संवाद करते थे। अब क्या हुआ कि कुछ लोग, हमारे देवेश पंत हैं, हमारे बड़े मित्र हैं, वो अभी भी अमेरिका में रहते हैं। तो उनके बच्चे बहुत मतलब 5 या 6 वर्ष के थे जब वो वहाँ गए। तो 2006 में उनने हमसे कहा कि यार हमारे बच्चों के लिए कुछ एक ऐसी सामग्री, कुछ हमारा जो भारतीय सनातन वांग्मय है, जो हमारी नीति कथाएं हैं, जो हमारे पंचतंत्र है, महाभारत है, रामायण है, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, उसका परिचय करवाने के लिए कुछ ऐसी चीजें आप इकट्ठी करके और हमको अगर भेज सकते हैं तो भेजिए। तो वही मेरे मन में एक जहन में विचार आया कि चूंकि पीडीएफ बनाने की सुविधा एडोब ने दी थी, तो कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाएं और उसको पीडीएफ में सेव करके आप किसी को भी भेज सकते हैं। तो मैंने पीडीएफ में, मतलब एक डिजाइन करके उसकी 4 पन्ने का एक न्यूज़लेटर नुमा डिजाइन किया, जिसमें छोटी सी लघु कथाएं थी, कुछ नीति कथाएं थी, कुछ ऐसा करके एक 4 पन्ने का एक इसको बोलना चाहिए पैम्पलेट कह लीजिए, या एक छोटा सा टेबलाइट अखबार नुमा बना के और उनको भेजा। तो जब वो उनके ये पास कौन गया से तो सन वो की बहुत बात ही है? खुश हुए, बोले ये तो बहुत ही, ये 2006 के फरवरी, 2006 में फरवरी या मार्च में जो है
ये उसका एक मार्च की बात है ये। जी तो जी। जब हमने उनको भेजा तो बहुत खुश हुए, बोले यार ये तो बड़ा चमत्कारी है, और बोले इसको थोड़ा और बढ़ाओ। और तो हमने लगातार 3-4 महीने इस पे काम किया, और उसका आकार बढ़ते बढ़ते 24 पन्ने का हो गया। और फिर 24 पन्ने का होके अंततः नवंबर में हमने पूरी एक योजना बनाई कि क्यों ना इसको एक पत्रिका का स्वरूप देना चाहिए, जिसमें महाभारत हो, जिसमें रामायण हो, जिसमें पंचतंत्र हो, और एक कहानी भी हो, एक नई कहानी हो, एक पुरानी कहानी, एक व्यंग होना, ऐसा एक पूरा ढांचा बनाया, उसका एक फॉर्मेट बनाया जो पत्रिका का फॉर्मेट होता है। और हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियां हों, हिंदी के श्रेष्ठतम व्यंग हों, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे जो अमेरिका से बाहर रहते हैं उनको भाषा, मतलब हिंदी साहित्य से कैसा जोड़ा जाए, ऐसा एक फॉर्मेट हमने बनाया। और जब हमने पहला अंक निकाला तो उसका आधार यही था कि अभी भी वो इंटरनेट पे सारे के सारे अंक गर्भनाल के अभी भी मौजूद हैं पूरे, 2006 से लगा के अब तक के। तो जब वो अंक हमने निकाला तो पहले ही अंक करीब से 2000 लोगों में पता नहीं कैसे जो है वो प्रसारित हो गया। कम और से ये कम जो पहला अंक आपका था ये प्रिंट में नहीं था, ये आपने वेब वाला ही किया था पहले? हाँ, प्रिंट में तो 2011 में आया, 2006 से लगा के 2011 तक। मैं बताता हूँ प्रिंट में कौन सा अंक आया पहला। ये जो है ये गर्भनाल का पहला अंक है, जिसको मैंने बाइंडिंग करके रखा हुआ है। अब आपको उल्टा दिख रहा हो। नहीं नहीं, साफ दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। अच्छा, सीधा दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा, गर्भनाल बहुत का बड़ा पहला अंक। ऐतिहासिक लग रहा है। ये कौन से महीने में था ये, 2011 के? हाँ, ये था मार्च, ये अंक है नवंबर 2006। अच्छा अच्छा अच्छा, 2000, तो नवंबर 2006 का आपने प्रिंट कर लिया फिर? हाँ, इसका हमने आउटपुट निकाला था, ब्लैक एंड अच्छा मतलब अच्छा अच्छा, राइट। कलरफुल आउटपुट निकाला जी था। जी जी तो जी। ये वो अंक है। और 2011 का जो उससे फिर हमने प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो अच्छा, 2011 2011 से से अभी आप, तक लगातार जो है। हाँ। राइट जी। तो ये इसमें जो, अच्छा, ये जो देवेश पंत जो थे, ये क्या हमारे कुमाऊं के ही हैं ये? मेरे ख्याल से कुमाऊं के होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हालांकि कुमाऊं के होंगे, वो उनके नाम से लग रहा है। हाँ, उनके पिताजी बहुत पहले विदिशा में कहीं प्राध्यापक थे। और हाँ। उनके वो दोनों भाई, देवेश और उनका एक छोटा भाई, दोनों अमेरिका में ही पहुंच गए और लंबे समय से वहां रह रहे हैं। अभी तो हमारे संपर्क में उतने ज्यादा अब नहीं है वो, पर शुरुआत में उनको ये विचार बड़ा अच्छा लगा और उनने उसको अपने मित्रों में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में करीब उनके 2-2.5 हजार मित्र थे, सबको उनने भेज दिया ये। और इतनी कमाल की बात है कि दूसरे अंक में तो पूरी दुनिया में, जब मतलब तेजिंदर शर्मा का ईमेल मेरे पास आया, आप समझिए, अच्छा। यूके से। और हाँ कमल किशोर गोयनका जी को पता चल गया कि ये गर्भनाल नाम की एक मैगजीन है। हाँ। सुधाओं वगैरह पता नहीं कहाँ से जुड़ गई। तो पूरी दुनिया के जो प्रवासी संसार के जो लेखक थे, वो सारे के सारे उनके पास पता नहीं कहाँ से पहुंच गई, और लोगों के ईमेल एड्रेस मेरे पास आना शुरू हो गए कि साहब इनको भी जोड़ लीजिए, मतलब इनको भी। आपने कोई योजना नहीं बनाई, लोग खुद ही आपके पास आ गए? आ गए, क्योंकि वाह वाह उनको वाह। लगा कि ये नई तरीके, उस जमाने में और कोई था नहीं। एक साहित्य कुंज नाम की एक मैगजीन होती थी जो हाँ हाँ। कनाडा, तो वो लेकिन उसका फॉर्मेट अलग था। ये पूरी की पूरी कंप्लीट मैगजीन थी जो हर महीने उनको सबको मिल जाया करती थी ईमेल पे। और तो ये मूलतः जो है प्रवासियों के लिए ही, इसका जो टारगेट एक तरह से आपने किया था, ये बाहर से भारत से बाहर जो
भारतीय लोग हैं उन पर ही ये केंद्रित था एक तरह से। मैं उसका कारण आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक बार दिल्ली हिंदी केंद्रीय हिंदी अकादमी में राजेंद्र यादव जी ने एक चर्चा में कहा कि जो प्रवासी साहित्य है ये तो नॉस्टैल्जिया का साहित्य है ना। जी। और बोले ये वो पीढ़ी है जो खुद ही अपने आप को साहित्यकार के तौर पर प्रमोट करती है और उसके आगे उनका कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। ये अच्छा। हाँ राजेंद्र यादव जी का ये बयान था। और बोले ये सब लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस बात में पता नहीं कितनी सच्चाई है नहीं है, लेकिन सौभाग्य से सुसम वेदी को मैं बहुत लंबे समय से पढ़ता रहा हूँ। अब हाँ। आप सुनिए कि ये पहले अंक में जो हमारे रचनाकार हैं उसमें सुसम वेदी की मैंने कहानी इसमें छापी है। आप हम्म। कल्पना करिए, हाँ। मतलब मेरा उनसे परिचय एज ए साहित्यकार के तौर पे है ना। जी। और वो कहानी देखिए आप कितनी अद्भुत है। कहानी का नाम है गुनहगार। अच्छा। हाँ, ये पहली कहानी है जो एक ऐसी स्त्री जो अमेरिका में रहते हुए और किसी कारण से उनके पति गुजर जाते हैं और वो 50 के पेटे में है वो महिला है। तो उनके हाँ। बच्चे, उनकी दूसरी शादी करने के लिए उनके बच्चे अपनी माँ से आग्रह करते हैं और वो एक हाँ, अखबार में विज्ञापन देते हैं, है ना। खुद ही बच्चे तो कहते ये, हैं। हाँ उनके बच्चे कहते हैं क्योंकि वो बच्चे अपनी दुनिया अमेरिकी समाज में तो जिस तरीके से स्वतंत्रता और जिस तरीके से निजी संदर्भ है, तो वो बच्चे, उनके दो बच्चे रहते हैं, एक बेटी एक बेटा है, दोनों अपने अपने एक दूसरे घर में रहते हैं। तो वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ हम लोगों का तो जीवन अलग चल रहा है, आप अकेली पड़ गई हैं, तो क्यों ना आप एक नए तरीके से अपना जीवन दोबारा शुरू करें। वाह। तो ये वो कहानी, मतलब वो पूरे अपने अमेरिकी समाज को, अमेरिकी समाज में भारतीय प्रवासी जाके कैसे दुविधा में उलझ जाता है, ये कहानी का सार है। वाह वाह वाह। तो मुझे लगा कि राजेंद्र यादव का कहना है कि नॉस्टैल्जिया का साहित्य है, तो भैया ये तो इस कहानी में तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बहुत ही जीवंत तो मुझे साहित्य है। लगा कि प्रवासी साहित्य, हाँ हाँ, जीवन साहित्य। तो ये एक विचार था, मुझे लगा इस विचार को और खोजना चाहिए। हाँ। और इसी क्रम में फिर मैंने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे लोगों को शामिल किया। जैसे कि आज ही आपने गौतम जी की आपने सचदेव जी की आपने बात की थी, वो कमाल हाँ। के साहित्यकार हैं। हाँ वैद बिल्कुल। मैत्र जैसे लोगों, वैद मैत्र जिनने हिंदी कैसे पढ़ना चाहिए, गर्भनाल में हमने 21 अंकों में उनका, वो तो इंजीनियर थे लेकिन वो हिंदी से उनका इतना स्नेह था बिल्कुल कि उन्होंने बिल्कुल। अपने बच्चों के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार कर दिया। तो हाँ, बल्कि ऐसे ये अद्भुत लोग, गौतम जी वाली तो आप इसको अपने घरनाल वाले में डाल सकते हैं, इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री को। हाँ जरूर हम डालेंगे, हाँ, जरूर हमें नौ बड़ी नौ खुशी मिनट होगी। की डॉक्यूमेंट्री है। मैं इसके बारे में भूल गया था, तो मैंने देखा कि वो यूट्यूब में पड़ी हुई है, पर उसको मैंने अपलोड नहीं किया था। तो कल ही मुझे ये इसका एक खोज, ये 8 साल से पड़ी हुई थी, तो कल मैंने इसको जारी कर दिया। तो आप गर्भनाल, स्वागत है, आप उसको अपने उसमें डाल सकते हैं। जरूर जरूर। हाँ, तो आप तो कह रहे थे कि इस तरह से जो है, एक तरह से आपने खुद भी ये खोजा कि किस तरह से ये पत्रिका का विस्तार होता जा रहा है। नहीं, दूसरा हमारे सामने पत्रिका का विस्तार कभी, एक और हमारे दिमाग में पता नहीं क्यों एक विचार था, अभी भी मैं उसमें कायम हूं, कि बहुत सारी चीजें हमको स्वतः प्राप्त हैं। आप मुझे बताइए, ये जो जी। 5 तत्व हमको मिले हुए हैं, ये स्वाभाविक तौर से मिले हुए हैं। हाँ। तो साहित्य भी स्वाभाविक है। हाँ। आप दुनिया कितनी ही आगे बढ़ जाए, भाई हमारे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो कोई कॉपीराइट तो उन्होंने मांगा नहीं, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि रामचरित ग्रंथ लिखने के बाद हमको इसमें कोई पैसा वैसा मिलेगा। एक हाँ। ना, हम तो हमारे परिवार में तो पौराणिक परंपरा है। हमारे पिताजी और हमारे दादाजी तो पुराण वाचन करते थे, तो ग्रंथों से, भारतीय वांग्मय से हमारा बहुत निकट का संबंध है। जी। तो वहां व्यास परंपरा है, तो व्यास परंपरा में
ग्रंथ किसने लिखा उसमें किसी राइटर का नाम नहीं है, मतलब भागवत किसने लिखी, व्यास ने लिखी। अब कौन से व्यास हैं वो, है ना। म- म- महाभारत भी व्यास जी ने ही लिखी है? और बिल्कुल। भाग है, पद्म पुराण भी लिखा है, देवी भागवत। तो कहने का आशय ये है कि इनने कोई कॉपीराइट किया नहीं। तो मेरे जहन में, अंतर मन में ये विचार था कि कोई भी अच्छी चीज जो है, इसके कोई, ये तो फ्री फॉर ऑल, सबके लिए मुफ्त में जो है सामग्री मिलना चाहिए। वाह वाह। तो इंटरनेट के जरिए ये सामग्री पिछले 164-65 अंकों से लगातार सबको हमने दी। तो उसके पीछे मूल विचार यही था कि ये सहज भाव से सबके लिए कभी भी और स्थायी तौर पे, मतलब जब आपको समय मिले। हाँ। आप जैसे अमेरिका अमेरिका फोकस पहले इसलिए रहा कि वहां लोग लंबी ड्राइव करके जा रहे हैं, वो ट्रेनों में वक्त, तो उनके पास समय है और आप धीरे से आपने, अच्छा एक तो ये था। दूसरा ये था कि न्यूज़पेपर, अब अमेरिका जैसे जगह में न्यूज़पेपर कोई खरीदता नहीं है, वो तो हाँ। स्ट्रीट में रखे हुए हैं, जिसकी मर्जी वो उठा लेगा। तो मुझे हम्म। लगा कि हम लोगों के द्वार तक जाएंगे। जैसे हाँ। भारत में न्यूज़पेपर घर घर डाला जाता है, तो हाँ। ऐसे ही गर्भनाल जो है सबके ईमेल बॉक्स में डिलीवर होना चाहिए, हाँ। कि महीने एक बार पड़ी हुई है, जब जिसको समय होगा वो उसको इजीली पढ़ लेगा। ये जी। मेरा विचार था। और लोगों ने बड़ा स्वागत किया और बड़ी, बहुत खुले दिल से लोगों ने इसकी तारीफ भी की, सहयोग भी किया, रचनात्मक सहयोग किया। और हम्म। धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। मुझे खुद ही नहीं पता चला कि कैसे ये इतना बड़ा काम हो गया। हम्म। और मैं तो शायद आपसे 2016 में जुड़ा या 2017-16 में जुड़ा। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो याद, वो मुझे सही कह रहे हैं आप। वो आपके जो अरे वो गजल प्राण शर्मा जी ने मुझे आपके बारे में हाँ, बताया था। और हाँ, तो तो अब जो है आपका जो जो पूरा स्वरूप है, इसमें अब तो ये भारत के भीतर से भी लोग लिखते हैं इसमें, और दुनिया भर से तो लिखते ही हैं। मैंने ये पाया कि जो प्रवासी संदर्भ जो इसका था, वो बहुत जल्दी उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अच्छा, वो वो ऐसे क्या? सच्चाई ये आ गई कि ये जो वर्तमान लिखने वाली पीढ़ी है, ये सचमुच बहुत ही, जैसे भारत में भारतीय हम, बहुत ही आत्मकेंद्रित हमारा चरित्र है, हाँ। अंतर्मुखी है। मतलब हम ये आदर्शतम हम चाहते तो हैं, पर हम उम्मीद करते हैं कि उस आदर्श स्थितियों को बनाए रखने का काम पड़ोसी का है ना। हाँ। क्रांति तो हम जरूर चाहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत पड़ोसी करे, हमारा इसमें बड़ा यकीन है। तो हाँ। यही यही आदत जो है, जो प्रवासी साहित्य में काम करने वाले लोग हैं, उनकी, खासतौर से हिंदी में काम करने वाले जो साहित्यकार हैं, तो वो मेरे को पता चल गई। तो इस कारण जो बहुत अमेरिका में, मैं मेरे ख्याल से पूरा जो हमारा डेटाबेस है, उसमें बमुश्किल जो है 1,000 लोगों तक हम पहुंच पाए हैं अच्छा। ना। जी। कुछ नए लोग खोज नहीं पाए हम, है ना। हाँ। वही वही लोग रिपीट होने लगे। तो फिर वो भारत के बहुत सारे लोग फिर हमसे कहने लगे कि भाई ऐसा क्या है, हमें भी मौका दीजिए। और आप जानते हैं कि किसी भी एक पत्रिका को हर महीने निकालने के लिए लगातार सामग्री का जो जरूरत होती है, हाँ। तो उसके चलते भी हमने भारत के लोगों को इसमें शामिल करना प्रारंभ किया। हाँ, और उसमें क्या बुराई, क्या वो तो होना भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, तो इसके बाद जो है आपके ये जो वेबसाइट में और प्रिंट में आपने निकालना शुरू किया, तो प्रिंट का आप कितना, मतलब मैं अपनी जानकारी के पूछूं, कितने आप उसका उसका निकालते हैं, कितने कॉपीज निकलती हैं प्रिंट में? क्या हुआ, 2011 तक कुछ लोग ऐसे थे जो बार बार मुझे आग्रह करते थे कि भाई हम कंप्यूटर पे नहीं, क्योंकि इस पत्रिका के आधे से ज्यादा पाठक जो है वो बुजुर्गवार थे, जो 60 से ऊपर, 60 वर्ष से ऊपर के लोग थे। जी। तो उनका एक हमेशा कहना होता था कि भाई कंप्यूटर पे हम इतनी देर तक इसको नहीं पढ़ सकते, तो आप करेक्ट। हमारे लिए, खास तौर से जो भारत में रहने वाले लोग थे, तो उनका कहना था कि आप इसको मुद्रित करिए, इसका जो भी खर्चा होगा वो हम मिलजुल के इसका वहन करेंगे। अच्छा।
तो हमने कहा कि ठीक है, हम ऐसा कोशिश करते हैं। तो शुरुआती दौर में हमने इसकी 5,000 कॉपियां प्रकाशित करना प्रारंभ की और अच्छा। हमने इसको विस्तार देना शुरू किया, वितरित करना शुरू किया और अनेक वर्षों तक हम इसको चलाते रहे। और कुछ लोगों ने बड़े विज्ञापन वगैरह भी हमको उपलब्ध करवाए, जिसकी वजह से खर्चा वर्चा निकलने लगा। लेकिन हमने धीरे धीरे पाया कि ये तो बड़ा व्यापारिक कार्य है। वो जो बहुत बहुत मंशा थी उसमें सपोर्ट की अपने, जरूरत पड़ती है। और उसमें एक टीम चाहिए। तो जब बड़ी टीम चाहिए तो फिर उसके लिए संसाधन चाहिए। और हाँ। फिर वो तो बड़ा एक बड़ा मुश्किल काम है कि कुछ छपने जा रही है, फिर उसको डाक में भेजना है, फिर किनको मिली नहीं मिली, फिर किसी का पैसा आया नहीं आया। तो वो बड़ा बहुत खर्चीला काम हुआ। तो हमने कहा भाई ये तो बड़ा कठिन है। और वैसे भी विज्ञापन, साहित्यिक पत्रिकाओं को और विज्ञापन मिलना तो बड़ा कठिन था। तो इसलिए वो फिर हमें लगा कि ये इतना 5,000 प्रसार संख्या बहुत कठिन है, इसको मेंटेन करना हमारे लिए संभव नहीं था। फिर हमने उसको बहुत सीमित संस्करण निकालना प्रारंभ कर दिया। तो अभी अच्छा। भी हम इसको मुद्रित करते हैं, लेकिन बहुत सीमित करते हैं, जितनी बहुत आवश्यक हो, जब जैसा प्रिंट ऑर्डर होता है उसके हिसाब से, जो परम। हाँ, मतलब कि हो सकता है 500 1000 ऐसे करते होंगे आप। हाँ, बस बस इतना हाँ। ही करते हैं, बल्कि कम क्यों? ही करते हैं कई बार। क्यों? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मेनली तो आपकी जो उसका जो एक तरह का जो डिसेमिनेशन है, प्रसार है, जो उसका उसकी जो उपलब्धता है, वो तो इंटरनेट से बढ़िया और कोई है ही नहीं। आजकल तो सभी के पास इंटरनेट है। आपको बड़ा खुशी होगी, एक समय गर्भनाल के 2 लाख ईमेल एड्रेस पे हम इसको प्रसारित करते हैं। आप सोचिए, हाँ। 2 लाख ईमेल एड्रेसेस पे ये भेजी जाती है। और मेरा ऐसा ख्याल है कि 2 लाख से ज्यादा बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको अपने तक भी भेजते हैं। जैसे मान लो आपके पास भेज दी, तो हो सकता है कि आप अपने मित्रों को इसको फॉरवर्ड कर फॉरवर्ड दें। कर दे, करेक्ट तो करेक्ट। ऐसा एक अनुमान लगाया गया कि जी गर्भनाल औसत तौर पे 5 लाख ईमेल एड्रेस पे भेजी जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आतरा जी, इसमें आपने बहुत अच्छे अच्छे केंद्रित इश्यूज निकाले हैं, विशेषांक निकाले हैं। ये आपने कब से शुरू किया, और आप अपने आप से कुछ मुझे बता सकते हैं कि कौन से विशेषांक ऐसे हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे निकले हैं? ऐसे बहुत सारे विशेषांक हैं, बल्कि पूरी की पूरी एक श्रृंखला है विशेषांक की, अच्छा। जो हमने। हाँ, अचानक हमको ये लगा कि मतलब बीच में जो हिंदी की जो दुनिया है, वो दुनिया में कई बार बड़े विवाद, मतलब हिंदी का संसार बड़ा विवाद प्रिय संसार है। जब तक विवाद ना हो, जब तक लोगों को मजा नहीं आता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगा कि यार हम विवाद में न पड़ते हुए कुछ ऐसा हम अपने प्रवासी पाठकों को बताएं कि भैया हिंदी का संसार बड़ा, आपने नहीं पढ़ा तो ये आपकी दिक्कत है, और इसको आप कोई कमतर न माने। जैसे आपको जानकर बड़े हैरानी होगी कि कृष्ण बलदेव वैद्य जैसे बड़े हिंदी के साहित्यकार, जो 40 साल तक अमेरिका में रहे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, अंग्रेजी पढ़ाते रहे, और उनका इतना विशाल उनका दायरा है, उनका कैनवास इतना बड़ा है साहित्य में। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि बड़े नामी गिरामी प्रवासी साहित्यकार उनको नहीं जानते। क्या नाम बताया आपने? कृष्ण बलदेव वैद्य। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो मुझे लगा कि भाई ये प्रवासी संसार को ये बकरी है, या आपकी रचनाएं दुनिया पढ़े हिंदी जगत में, तो अच्छी बात है। लेकिन आप भी हिंदी के साहित्य को थोड़ा नई कोशिश करें, तरीका हो सकता है। तो हमने कहा हम विशेषण निकालते हैं, उनको बताते हैं, देखो कि ये चीज हैं, आप इस पे गौर करिए, नजर डालिए। जी। है ना? तो अब जैसे कुछ विशेषांकों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ। कि जो हमने बहुत खास तौर से इधर डाले।
उदाहरण के लिए 2015 के बाद हमने इस पे थोड़ा फोकस किया। उससे एक बहुत अलग कहानी, हिंदी का श्रेष्ठ की सीरीज, की पूरी सीरीज, की पूरी सीरीज आपकी आपकी हम आते आवाज गए। काफी डिटीरिएट कर गई है, काफी आवाज खराब हो गई है। तो दोबारा से आप जरा सा बोले, कुछ आवाज साफ नहीं आ रही थी। हेलो। हेलो। अच्छी खासी बात करते करते कपड़ा नहीं। हाँ आत्माराम, जब आप दोबारा आए हैं। फिर से काट के आऊं क्या? हाँ नहीं, अभी अब तो आवाज साफ आ रही है। आपने क्या डिस्कनेक्ट करके आप आए या उसी वक्त उसी में आ गए? वो अपने आप हो गया। अच्छा, आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा आए तो शायद बेहतर हो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आवाज आ रही है, पर एक बार आप इसको डिस्कनेक्ट करके आ जाए तो कैसा रहे? हाँ ठीक है, ऐसे ही कर। हेलो। हाँ जी। हाँ अब आपकी आवाज बहुत बेहतर है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ तो आप ये कह रहे थे कि 2015 से आपने विशेषांकों को एक नए उससे देखा और फिर वहां से आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा था कि हमने जो हमारे विषय, आप देखिए, भाषा के ऊपर हमने केंद्रित करना शुरू किए बहुत सारे अंक, अच्छा, है जैसे ना। मसलन? जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में, आप देखिए, कहां से शुरू करता हूं। ये यहां से शुरू किया मैंने में पहला अंक निकाला वंशियों का। फिर उसके बाद हमने हिंदी की आप लोक पहला कविता के पहला किस बारे पे में, निकाला आपने बोला? भारतवंशियों की यात्राएं हाँ अच्छा। पूरी राइट। दुनिया में। जैसे राहुल सांस्कृत्यायन ने बड़ी यात्राएं की, हाँ हाँ है हाँ। ना। निर्मल वर्मा ने यात्राएं की। इस तरह की जो यात्राएं पे केंद्रित किए हमने अंक, ये वाला। जी, और ये फिर उसके कौन से बाद, 2015 में ही हुआ ये? नहीं, ये फरवरी 2017 में निकाला। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा और बताइए, बहुत अच्छा ये, हाँ और बताइए सर। फिर फिर हिंदी की लोक कविता, मतलब अच्छा जो कविता, हिंदी की लोक कविता। अच्छा फिर अगला अंक क्या था? एक पत्रकारिता की दुनिया, अच्छा। है ना। हाँ तो पत्रकारिता की दुनिया के अलावा ये सब 2017 के अंक हैं। जी। फिर हमने फिल्मी दुनिया। हाँ फिल्म में तो एक तो मुझे याद है, मैं भी उसमें मैंने भी कंट्रीब्यूट हाँ, किया था।
फिर दुनिया में देहात एक और रोचक अंक था, अच्छा अच्छा। है ना। फिर एक अंक था लोक कथाओं का संसार, अच्छा, है ना। ये सब फिर उसके बाद 2017 में थे। हाँ, लगातार शुरू कर दिया हमने विशेषांक निकालना। वाह फिर वाह एक वाह। फिर एक संस्मरण विशेषांक था जिसमें प्रसाद पंत निराला, अज्ञे, है, रामविलास शर्मा, ऐसे इस तरह के संस्मरण उन लोगों के इकट्ठे करके हमने प्रकाशित किए। हम्म। अच्छा, बहुत अच्छा। ये मैं देख लूंगा। ये बहुत बढ़िया है मेरे उसके लिए, मतलब डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। पूरे अंक डले हुए हैं नेट के ऊपर हमारी हाँ विषय, तो सब आप एक एक करके देख सकते हैं। हाँ। अच्छा, इसके अलावा विशेषांक में फिर आपने क्या साहित्यकारों के पर केंद्रित, जैसे आपने बताया प्रसाद पंत निराला, ये तो जनरल निकाला होगा, और हाँ, किसी साहित्यिक, गैर साहित्यिक उस पर भी कुछ आपने निकाला, कुछ और चीजें? नहीं, फिर हमने ऐसे व्यक्तिगत तौर पे कोई ऐसे विशेषांक नहीं निकाले, किसी अच्छा एक अच्छा, व्यक्ति पे केंद्रित नहीं निकाले। ठीक है, हम- बिल्कुल ठीक है। हमारा जो मुख्य फोकस ये रहता रहा आया हमेशा कि एक खास मतलब विशेषांक का 30-40% हिस्सा विशेषांक का होगा, बाकी जो हमारा जनरल अंक है उस पर ही फोकस रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्योंकि हमें ये ध्यान रखना पड़ता था कि जो हमारा पाठक वर्ग है वो बहुत ज्यादा गरिष्ठ सामग्री नहीं होना हाँ, चाहिए सही बात है, बिल्कुल उनके सही लिए। बात है। ना, हाँ। तो अच्छा, और आपको और कोई खास बात आप जो आप सोच रहे हैं, ये हाँ, जो अंक है इसको आप जाने दीजिए 2 मिनट के लिए, और आप आगे कैसे सोचते हैं इस गर्भनाल को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए, और ज्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए कुछ और चीजें भी आप सोच रहे हैं जो आपके दिमाग में है? जरूर। हाँ, हमने हमने बहुत प्रयोग किए। जैसे हमने भारती जी ने पूरी दुनिया की कविता को हिंदी में उपलब्ध करवाने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। किसने? उनने लैटिन अमेरिकी धर्मवीर भारती ने पूरी हाँ। दुनिया की कविता को अनुवाद के जरिए उपलब्ध कराया। उनने एक बहुत बड़ा काम किया। अच्छा। तो हमने गर्भनाल में उनकी कविताओं का जो हर अंक में एक कविता प्रकाशित की, कि दक्षिण अफ्रीका की कविता, लैटिन अमेरिका की कविता, ब्राजील की कविता, युगांडा की कविता। तो हमने साभार एक एक कविता, एक एक अंक, तो हमने ये बताने की कोशिश की है कि हिंदी में बहुत सारे लोगों ने बहुत अद्भुत काम किया है, लेकिन हमारा जो प्रवासी समाज है ये उनके लिए ये सोचने का विषय है कि कभी पलट के वो हिंदी साहित्य को पढ़ें। तो बिल्कुल। हमने अच्छा, गर्भनाल के, ये धर्मवीर भारती जी ने अपने धर्मयुग के दौरान किया होगा। हाँ, किया होगा, और पुस्तकाकार संकलित है वो। तो हमने वो पुस्तक जो है उससे साभार करके हमने प्रकाशित की है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस तरह की बहुतेरी सामग्री हमने प्रकाशित की गर्भनाल में। जी जी बिल्कुल। तो बार बार हमारी कोशिश ये रही है कि प्रवासी समाज को इस बारे में अवगत कराया जाए कि भाई आप हिंदी को ऐसा कुछ कमजोर न समझें, और हिंदी को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, और हिंदी की सेवा जैसा जो टर्म है ये बिल्कुल गैर जरूरी लफ्ज है। किसी भी भाषा की कोई सेवा होती नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है। इसके बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा भरोसा है, अब कहाँ तक सही है गलत है मुझे नहीं पता। हिंदुस्तान में जब मुगल शासन कर रहे थे तो उनकी जो राजकीय भाषा थी या ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी थी, आप जानते हैं। जी बिल्कुल। तो एक मुहावरा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ तो बिल्कुल मतलब पढ़े बिल्कुल। लिखे होने, है, पैमाना था पढ़ा लिखा होने का, मतलब फारसी के अगर आप ज्ञाता हैं, हाँ फारसी अगर आपको आती है तो आप पढ़े लिखे हैं। हाँ। फिर साहब मुगल चले गए, अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने जो भी किया इस देश के साथ, तो मुहावरा ये गढ़ा गया कि अ,
फारसी कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत के खेल। सही बात है। तो मतलब फारसी तो पढ़ा है लेकिन बेच तेल रहा है। हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ इसका मतलब ये हुआ, हम आज पूरी दुनिया के लोग फारसी की सेवा करने लगे कि हाँ। चलो हम फारसी फारसी खेलते हैं। अब मैं हम्म, किसी भाषा का नाम नहीं लूंगा जिसमें बहुत सारे लोग अपना दुकान चला रहे हैं। हाँ पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी भाषा है। तो हाँ। अब मान लो फारसी फारसी कहे चलो हम फारसी की सेवा करें, तो क्या उससे भाषा का भला होगा? कोई भला नहीं होता। समाज में भाषाएं अपने दम पे आगे बढ़ती हैं और जिंदा रहती हैं। हम्म, तो कहने का मतलब, पूरी दुनिया में अगर अंग्रेजी छाई हुई है तो उसके अपने राजनीतिक कारणों की वजह से छाई हुई है, हम्म, व्यापारिक कारणों की वजह से छाई हुई है। तो आप किसी भाषा की कोई सेवा नहीं करते। हाँ, ये जरूर है कि हम अपनी भाषा में अभिव्यक्त हो सकते हैं। मैं हिंदी भाषी हूँ, मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता हूँ इस भाषा में। और हमारे बच्चे कितना करेंगे ये उनके ऊपर है, मैं कुछ कुछ नहीं कर सकता। तो सच यही है। तो इसलिए इस काम को मैंने कभी हिंदी की सेवा बिल्कुल नहीं माना, और आगे भी मेरा मानने का कोई विचार नहीं है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदी की सेवा पाठक बन के पढ़ के ही उसकी अगर आप उसको सेवा कहना चाहें तो यूं ही कह सकते हैं। तो आपका, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मकसद अगर हिंदी की सेवा नहीं है, तो आप अपने मकसद को कैसे कैसे आप उसको इजहार करेंगे उसका? मैं तो कुछ शब्दों में अगर कहना चाहूं तो मैं सचमुच हिंदी का बहुत बड़ा पाठक हूं, और मैं चाहता हूं कि दुनिया में जो हिंदी में विविधता से लोग अपने आप को दर्ज कर रहे हैं उसको मैं पढूं। तो गर्भनाल एक इतना अद्भुत मंच है कि पूरी दुनिया से, इतने बड़े समाज से लोग अलग अलग दुनिया से मुझे रचनाएं भेजते हैं। मैं उनको पढ़ता हूँ और लाभान्वित। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इन दिनों विदेशी विश्वविद्यालयों में जो बच्चे, विदेशी मूल के बच्चे जो हिंदी सीख रहे हैं, वो अपने आर्टिकल हमें भेजते हैं। अभी अच्छा। हर अंक में आप देखेंगे एक न एक विदेशी बच्चे का आर्टिकल हम प्रकाशित करते हैं, हम्म, है ना। तो आज ही मेरी एक बच्ची है, मास्को यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ती है, उसका ही मेरे पास अभी मेल आया। उसने बहुत अनुपम आलेख लिखा। अरीना नाम है उसका, अरीना नोविकोवा, हाँ, मास्को यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ती है। उसने हम्म, एक बहुत कमाल, इंदिरा गाजिएवा की शिष्य है वो। इंदिरा हम्म, गाजिएवा को हमने आमंत्रित किया था विश्वरंग में, वो आई थी। वो कमाल का आलेख उसने लिखा कोरोना के ऊपर, कि कैसे वो फंस गई, उसका भाई और उसकी माँ और उसके पिताजी किसी दूसरे शहर में हैं, तो कैसे चिंतित हो रहे हैं। उसने बड़े खूबसूरती से हिंदी में इसको दर्ज किया। तो मुझे हम्म। बड़ी खुशी हुई कि देखो, अब इसको हम हिंदी सेवा कहेंगे, क्या कहेंगे पता नहीं मुझे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं एक बहुत अच्छा हिंदी का पाठक हूँ, और गर्भनाल ने ये अवसर मुझे उपलब्ध कराया है, और मैं विविध रचनाएं पढ़ता हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ। जब मैं गर्भनाल को बना रहा था या शुरुआत कर रहा था, हिंदी में सर्वोत्तम जो हिंदी उसका अंक निकलता था, रीडर डाइजेस्ट का जो हिंदी संस्करण था, अरविंद कुमार उसके संपादक थे। और बड़ी ये बड़े गर्व की और सौभाग्य की बात है कि गर्भनाल को अरविंद कुमार जी ने बहुत सराहा। अभी भी वो जुड़े हुए हैं, उनकी बहुत सारी रचनाएं हमने गर्भनाल में प्रकाशित की, उनको हम्म, श्रेय भी दिया अरविंद कुमार जी को। हम्म, तो वो क्या करते थे, रीडर डाइजेस्ट का मतलब ये है कि जो पचा हुआ पका पकाया माल जो है पाठकों के सामने प्रस्तुत कर दी जाए, जो इस बात की गारंटी हो कि ये पठनीय है। तो गर्भनाल में भी हमने रचनाओं को चयन करने का ये एक आधार बनाया, एक पैमाना बनाया कि वो पठनीय होगा, ये गारंटी है। हम्म, तो हमने कोशिश हमारी रही है। हालांकि ये तो आप सब लोग पाठक ही बताएंगे कि कई बार हमने उसमें कम पठनीय सामग्री भी हमने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उसमें शामिल की, वो एक अलग बात है। पर प्रयास मेरा हमेशा यही रहता है कि उसमें विविधता भी रहे और पठनीयता भी रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बल्कि यही बात जो आप कह रहे हैं, मैं भी देखे, हालांकि हमने सानिध्य 2003 में एस्टेब्लिश किया था, और 2000 में मैंने साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन बनाया। अभी कोरोना काल में, अब साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन, जाहिर है यहाँ पर हम भारतीय सिनेमा की भी बात करते हैं, तो यहाँ जो भारतीय लोग भी हैं उनका भी
रोजमर्रा की उनकी जो एक्सप्रेशन है वो अंग्रेजी में ही होती है। तो अभी जो मैंने बिल्कुल। सानिध्य संवाद शुरू किया करीब 2 महीने पहले, उसको मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसको हिंदी में करूं, और हिंदी में करने से हाँ। एक तो भारत से बहुत सारे लोग उससे जुड़े, और उसमें एक जो आनंद हिंदी में बात करके, अब जैसे मुझे 30-32 साल हो गया, तो जब मैं हिंदी में बात करता हूँ तो मेरी सहजता, हालांकि मैं अंग्रेजी बहुत ठीक ठाक बोल लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, किताबें भी लिख चुका हूँ, लेकिन हिंदी में बोलने में हाँ, हाँ, जो मुझे, वही बात है कि कोई सेवा की बात नहीं है, अपने को अच्छे लगने की बात है। तो अभी हाँ। जैसे अभी अभी जैसे हमारा, अभी सत्तू साहब को मैंने पिछली बार सानिध्य किया था, अभी 30 को हम श्याम बेनेगल से बात कर रहे हैं। तो श्याम बेनेगल से मैंने अरे कहा कि बेनेगल साहब आप तो हिंदी में बात करेंगे, तो उन्होंने, वो चूंकि बहुत पहले से जानते हैं, कह लगे ललित इंग्लिश में बात करूंगा। तो मतलब ये है कि एक जो सहजता है वो हाँ, वो कोई हमारा सेवा भाव नहीं है हमारा, वो भी आप जो कह रहे हैं ना, तुलसीदास का जो स्वांत सुखाय ही हम लोग करते हैं, तो स्वांत हाँ। सुखाय ही वो बहुजन सुखाय हो जाता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, अब और मुझे जो एक, अच्छा, स्पेशल इश्यूज की मैंने बात कर ली, और दूसरा आप ये बताएं कि जो कॉलमनिस्ट है आपके, जो हाँ, कमोबेश आगे पीछे, हमेशा अगर वो न भी लिखते, जो आपके लोग कॉलमनिस्ट है वो अ, जाहिर है कई देशों से लिखते होंगे लोग, तो उसके बारे हाँ। में आप कुछ कह सकते हैं कि आप कैसे उनको चयन करते हैं, या उनका जो इनपुट होता है? वो मैंने ये किया, उसका मुझे मेरे ज़हन में ये था कि हर देश से एक डायरी होनी चाहिए। जी। तो अलग-अलग देशों की हमने लोगों से जोड़ा। बाद में वो इतनी श्रृंखला इतनी प्रचलित हो गई, और बड़ा अच्छी चीज़ ये है कि वो सब संरक्षित है, मतलब इंटरनेट के ऊपर। हमने सिंगापुर की डायरी प्रकाशित की, नीदरलैंड की डायरी प्रकाशित की, अमेरिका की डायरी, यूके की डायरी, इंग्लैंड की डायरी, हाँ। सब, मतलब कम से कम 15-15, 20-20 आलेख लगातार हमने प्रकाशित किए। हाँ। तो उसका पीछे कारण ये था कि उस डायरी के जरिए उस देश का पूरा एक एक स्वभाव, एक चरित्र, और वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, उसके बारे में जाने। तो ये और अभी भी बल्कि आपका हम चल रहा है, ये मैं अभी? खुद जानना चाहता था। अब वो बात मतलब फिर हमारे यहाँ बड़ी लेखकीय जो दिक्कत है, वो थोड़ी सी कि वही गिने चुने 15-20 लोग ही उसके हाँ। बाद आगे नए लोगों को खोज पाने में बड़ी कठिनाई होती है, तो फिर वो नहीं चल पाया। जी। जी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि एक वो दौर था जब गर्भकाल लगभग 5 या 6 अंक हम एक साथ संपादित करते थे। हाँ। अच्छा। भारती भारती था, मैं भारती जी से बड़ा प्रभावित रहा हूँ। चूंकि हाँ। मैं अखबार से जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किसी पत्रिका को निकालने के लिए कार्य योजना बनानी पड़ती है। हम्म। तो के बाद में ऐसा माना जाता था कि धर्मियों के 3 अंक एक साथ जो है, हम्म। क्या हुआ है? हाँ, वो बीच में आप एकदम डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ वो हाँ, चलो वो कोई बात नहीं, हमारी ज्यादातर बात हो चुकी है, बस 10 मिनट और बात होगी। हाँ। हाँ, आप बताइए, ठीक है। आप कह रहे थे तो मैं, वो, उनका आप एग्जाम्पल दे रहे थे धर्मियों का। हाँ, भारती जी ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि धर्मियों के एक साथ 3 अंक जो है वो मुद्रण में रहते थे। मतलब अच्छा। अगर मार्च अंक मार्च अंक अगर आना है, मार्च अंक आना है, तो मार्च, अप्रैल, मई, 3 अंकों की सामग्री प्रेस में रहेगी। वाह वाह, अच्छा। तो गर्भनाल जब हमने बनाई, शुरुआत की, तो आप यकीन करेंगे एक साथ 24 अंकों की तैयारी मैंने की थी। और कैसे कर पाए आप? वो हमने ऐसा किया कि हमने श्रृंखलाएं बनाई कि एक कहानी लेना है, हाँ। हाँ। लेना है एक, तो ऐसे रचनाओं को पहले संकलित किया, और एक साथ 25 कहानियां, 25 व्यंग, 25 कथा संस्मरण, ऐसे इकट्ठे
कंपोज करवा के पहले से जमा करके उसमें आप जो फ्रीज हो गए हैं शायद। हेलो। हेलो। हाँ, थोड़ा आपकी इमेज फ्रीज हो गई है, आवाज भी नहीं आ रही है। हाँ कुछ कर रहा है तो आज ही नेट बहुत दिक्कत कर रहा है। हाँ, अच्छा, तो इस तरह से आपने उसको किया। तो आई आ, अब आप दोबारा नजर आ रहे हैं मुझे। हाँ बस अब हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही हैं। तो ये बात अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको विजन में नहीं देख पा रहा हूं मैं अभी। आप एक 2 मिनट रुकिए, मैं दूसरे लोकेशन पे जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं वेट, तो फिर मैं वेट करता हूँ, इसी में मैं ओपन ही रखता हूँ। दिक्कत लो बेटा, उधर उसमें लगा दो। ठीक है, राइट। हाँ, हेलो। हाँ, हेलो। आया हम। हाँ, बिल्कुल सही, अब तो आप और भी अच्छे लग रहे हैं। अब वैसे हमारी बात खत्म होगी, पर आप ये आपने कहा कि आपने एक एक साथ 24-24 अंकों की तैयारी की, और उसका जाहिर है आपने पहले से सामान इकट्ठा कर लिया होगा इसके पहले कि आप उसको छापना शुरू करें। हाँ, तो मैं उसमें गर्भनाल की सफलता का यही राज है कि ये कभी भी, अभी तक हमने जितने अंक निकाले हैं, हमेशा हर महीने की आखिरी तारीख को हर कीमत पर ये रिलीज हुई। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि उसकी तैयारी हमने हमेशा पहले से की, और कम से कम 2 से 4 अंकों की सामग्री हमेशा हमारे पास रहती है। मतलब बैकअप आपने तगड़ा है आपके पास। बहुत तगड़ा बैकअप है हमारे पास। तो अभी भी हाँ, नहीं, बताइए। अभी भी हमारे पास कम से कम 15-20 कहानियां लाइन में रहती हैं, 50 कविताओं की लाइन रहती है। संस्मरण 10 तो जब आपने शुरू किया पहला अंक, उसके पहले आपने कम से कम 1 साल तो केवल सामान इकट्ठा किया होगा, सामग्री इकट्ठा की हाँ होगी। बिल्कुल, हमने कम से कम 6 महीने तैयारी की और 12 अंक एक साथ तैयार कर दिए थे। और तब 12 निकालना अंकों शुरू किया। 12 अंकों में सिर्फ 2 पन्ने होते थे, एक तो पाठकों की प्रतिक्रियाएं और संपादकीय। बस ये हर अंक में मुझे सिर्फ उतना ही लिखना होता था, बाकी पहले से तैयार था। तो ये आपका बैंक जो है वो घटता बढ़ता नहीं है अभी? आपका क्राइसिस तो नहीं होता है कि या हमेशा नहीं, आपका बैकअप तैयार रहता है? बिल्कुल बैकअप तैयार रहता है और बहुत लंबी लाइन रहती है। कई बार समय काल परिवेश के हिसाब से हम बदलते भी हैं, लेकिन इसमें बड़े बड़े आनंद का विषय भी है। पर मेरे मन में हमेशा ये रहा है कि अगर आपने कोई वादा किया है तो उसको जरूर पूरा करना चाहिए। ये तो आप तो धर्मवीर भारती जी से भी आगे निकल गए, वो तो 2-3 का नहीं तैयारी रखते नहीं। थे। आप तो 24 की तैयारी रखते हैं।
तो शायद यही कारण है, और ये जुनून के बगैर हो नहीं सकता। हाँ, मतलब और इसमें देखिए आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, ये तो केवल आपकी मेहनत और कल्पनाशीलता और उसका तैयारी करने का जो एक एक दिमाग लगाने की बात है। हाँ जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इसका नाम जो आपने गर्भनाल रखा, ये किसका आइडिया था, ये क्यों रखा आपने नाम? ये एक बड़ा अजीब तरह का एक जहन में एक विचार था मेरे, कि जो नॉस्टैल्जिया है, जो हमारी जमीन से उखड़े हुए लोग हैं, हाँ, जैसे मैं भी हूँ, मैं गांव से आया, मैं तो हाँ, मध्य प्रदेश का ही हूँ, और टीकमगढ़ बिल्कुल। के पास गांव है, वहां का हूँ मैं। हाँ, तो हाँ, मैं यहाँ 16-17 साल की उम्र में भोपाल आ गया था। हाँ, तो अब 17 साल तक आपके जहन में जो जगह, जो परिवेश, जो भाषा, जो संस्कार, जो बोली रहती है, अब शहर में तो वैसी नहीं है। तो वो जो बिल्कुल। अंदर जो तड़प है, वही तड़प प्रवासी भारतीयों के दिल में हिंदुस्तान को लेके है, भारत को लेके है। तो मतलब मुझे ये कि लगता है कि हम, हर इंसान प्रवासी ही है, चाहे वो भारत के भीतर है, चाहे वो भारत के बाहर है। तो आपने याद, आपको एक सिंबल में आपको बताता हूँ कि गर्भनाल का नाम कैसे पड़ा। हाँ, यही मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, तो अब आप समझिए कि विष्णु जो है, नीलाम भुजस्साम कोमलांगम, सीता समारोह विधवा भागम। हाँ, है ना, तो हाँ, वो लेटे हुए हैं, हाँ, उनकी नाभि से एक कमल का फूल जो है निकला हुआ है, हाँ, हाँ, उस हाँ। पर ब्रह्मा जी विराजमान है। हम्म। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसा कहा गया है कि आप फ्रीज कर ये गए। पूरे, हेलो। हेलो। हेलो, आप फ्रीज हो गए थे। मुझे ऐसा लगा कि हम हमारी मिट्टी से और हमारी माँ से हम गर्भ की नाल के जरिए पोषण पाते हैं। जी, जी। मतलब एक प्रतीकात्मक नाम है ये हाँ, हाँ, ना। बिल्कुल। तो किसी पत्रिका का नाम, जैसे धर्मवीर भारती ने धर्मयुग नाम क्यों रखा अपनी हाँ, पत्रिका का? हाँ, मेरे मेरे साथ ये सवाल। और आपको याद होगा धर्मवीर भारती का जो नाटक है अंधा युग, हाँ। है ना। तो अब अंधा युग आपने पढ़ा ही होगा, वो तो एक जी। लंबी कविता है एक तरीके से। हम्म। तो उसमें उन्होंने बताया कि जिस काम के लिए, जिस धर्म की रक्षा के लिए महाभारत लड़ा गया था, धर्म संस्थापनाशाय, धर्म हाँ, की स्थापना संभयाम के युगे लिए युगे। हाँ। हाँ, तो धर्म की स्थापना के लिए जिस धर्म युद्ध को लड़ा गया, उस धर्म युद्ध का अंत क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तो अंधा युग में यही तो बताया धर्मवीर भारती ने। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। सही तो बात है। अब सवाल ये, तो गर्भनाल का जब मैं नाम रख रहा था, तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में थी। एक सिंबॉलिक नाम चाहिए था। तो मुझे लगा कि भारत से जुड़ने के लिए एक ऐसी नाल चाहिए, एक ऐसी नाभि नाल चाहिए, जिसके जरिए जो है प्रवासी भारतीय अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से पोषण ग्रहण कर सके। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है एक तरह से अगर आप इसको प्रतीकात्मक रूप से सोचें तो हर भारतीय जो चाहे जहां भी रहता है, अगर उसमें जरा भी भारतीयता है
तो वो एक गर्भनाल के जरिए ही अपने देश से जुड़ा हुआ है। आपको मेरी आवाज आई? हेलो? हाँ आ रही आ रही। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ आ रही है। एक तरह से हर भारतीय, अगर उसमें जरा भी भारतीयता है, तो वो एक तरह से अपने देश से, अपनी मातृभाषा से जुड़ा हुआ है। एक गर्भनाल ही है अदृश्य, जिससे वो जुड़ा हुआ है। हाँ, जरूर जरूर। तो वो तो गर्भनाल, हाँ बिल्कुल। तो ये मैंने इस तरह से सोचा था, पर मैंने सोचा था आपसे मैं पूछूंगा कि गर्भनाल नाम आपने क्यों रखा। हाँ, तो तो वो प्रतीक, जी प्रतीकात्मक ही था, सारा सारा प्रतीक के तौर पे ही था। हाँ बहुत सारे लोग इससे सहमत भी हुए इस नाम से। अनेक लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैंने जो मैंने आपसे कहा समझाने की, उनको बताने की कोशिश की। तो ये एक बात है। नहीं, वो बात सही है, क्योंकि देखिए ये नाम जो है एकदम अलग है। और ये बहुत एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है जो आपका गर्भनाल नाम है। आज मेरे विचार से मेरी सारी बातें हो गई हैं। तो अब ऐसा करूंगा मैं, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक बात पूछनी है तो मैं हमेशा आपको टेक्स्ट करके सवाल पूछ लूंगा, और उसका आप छोटे छोटे जवाब मुझे आप दे दीजिएगा। मैं अब खत्म करने से पहले मैं एक चीज में लोभ जो है मुझे हो रहा है, तो नहीं मैं नहीं, बिल्कुल मेरे पास बहुत समय है, आप इसकी चिंता न करें। नहीं, वो श्लोक में एक आपको सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। और थोड़ा आपको भी थोड़ा चौंकाना भी चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर। तो वो श्लोक में थोड़ा गा के सुनाता हूँ आपको, वाह वाह वाह, क्यों नहीं, बिल्कुल। है ना। तो ये भी बताना चाहता हूँ कि थोड़ा संस्कृत की इस परंपरा से हूँ, और अच्छा, वाह। गायन गायन की परंपरा से भी थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। तो आप अरे वाह सुनिए, वाह। है इस जी बातचीत बिल्कुल। का कुछ यूं होगा, ठीक है। जी बिल्कुल। तो आपको आवाज आई? बिल्कुल आ रही है, आपका हारमोनियम की आवाज आ रही है हल्की हल्की। ठीक है। भुजग श्यामलितोमुलाङ्गं सीता समारोहृतिवान् वाह पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नान्यास्पृहा रघुपते ये स्मृतिये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपने तो बिल्कुल रामचरितमानस को बिल्कुल जीवंत कर दिया। बहुत बहुत ही आनंद आया। मुझे याद आता है, मैं जब छोटा था, मेरे पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था, और बहुत ही बहुत पढ़े लिखे और बड़े संस्कृत के जानकार थे, और बहुत एक तरह से परंपरावादी थे। तो हमारे घर में जब हम लोग पोस्टेड थे अस्कोट में, पिथौरागढ़ में, तो
हमारे घर में हमेशा साल में 2-1 बार अखंड रामायण का पाठ कराते थे पिताजी। हाँ जरूर जरूर। तो मुझे बिल्कुल वो याद आ गया। और रामचरितमानस तो मुझे याद है जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था, तो फिराक गोरखपुरी जो कि उर्दू के दुनिया के जाने माने शायर है, उनका कहना था कि रामचरितमानस से बड़ा लिटरेचर दुनिया में है नहीं। सही कहा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा लिटरेचर रामचरितमानस है, और उनका वो प्रिय वो था, जबकि वो उर्दू के शायर थे और अंग्रेजी के अध्यापक थे। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और उर्दू के शायर थे, और हिंदी वालों से बहुत प्रेम नहीं करते थे। तो ये तो रामचरितमानस तो अद्भुत है, अद्भुत है। और मेरे फैमिली में हमारे जो दादाजी थे, कुमाऊं की जो रामलीला नाटक है वो हमारे दादा का लिखा हुआ है। क्या बात है, बहुत हाँ, बढ़िया। तो हाँ, मैं आपको कभी भेजूंगा उसको, बल्कि कभी अभी तो अगर आप चाहेंगे तो कुमाऊनी साहित्य पर कभी कोई उसका अंक आप निकाल सकते हैं, तो उसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। अरे बहुत, मुझे बड़ी खुशी होगी, हम हाँ। आराम से चर्चा करते हैं। हाँ, अभी थोड़ा रुक कर करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करी। और एक काम आप और करें आत्माराम जी, आप अपना परिचय, अपने परिवार, अपने जो फादर हैं आपके, उसका एक मुझे आप परिचय, आपके पास जरूर कुछ लिखा होगा, वो आप भेज दीजिएगा मुझे। हाँ मैं भेज दूंगा, थोड़ा विस्तार से बना के भेज दूंगा। हाँ, विस्तार से भेज दीजिए, तो कि मैं उसको कैसे स्ट्रक्चर करूंगा ये मैं सोच लूंगा। जरूर। और गर्भनाल का आइडिया जो भी आपके पास राइटिंग में अगर है तो आप मुझे भेज दीजिए, वो चाहे स्कैन हो चाहे वो वर्ड फाइल हो, तो अच्छा है। मैं वर्ड में भेज दूंगा आपको। हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं फिर इसको इस तरह से बनाऊंगा। और कुछ लोगों से मैंने ऑलरेडी संपर्क किया है, रमेश जोशी से मैं बात कर लूंगा, क्योंकि उनसे मेरी बड़ी प्यार से बात हुई। वो आपको बड़ा मानते हैं वैसे। नहीं, वो तो आशीर्वाद है। और बड़ा अलग तरीके के इंसान है। उनके साथ रह करके वो, उनको थोड़ा मुझसे प्रेम हो गया था भोपाल में, तो बहुत कुछ अलग टाइप के इंसान, तो इसीलिए मैंने उनका नंबर आपसे लिया। मेरे पास नंबर उनका रहा नहीं था। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, तो आप ये मुझे भेज दीजिएगा जो भी है। जरूर जरूर, बिल्कुल। हम कोई भी चीज अगर आपको लगता है मेरे काम आ सकता है, आप मुझे भेज दीजिए। जरूर जरूर। भले आप कुछ ऐसा भी भेजेंगे आपको लगे कि शायद इसको काम ना, तो भी भेज दीजिए। तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे, क्योंकि मुझे बीच में अपने ये मैंने कहा लो इन सब का काम भी करना है, और आपको मैं 10 तारीख तक दे दूंगा आलेख पक्का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और हो सकता है वो 2000-2500 के आसपास कम से कम होगा। हाँ, लेकिन ये ऐतिहासिक होगा कि पहली बार मैं गर्भनाल के बारे में गर्भनाल में छापूंगा। हाँ, मतलब मैं, इसलिए मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप का अपना एक स्तर है, और मैं भी ईमानदारी से लिखूंगा, तो 2000-2500 तो मिनिमम होगा वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई और उसमें तस्वीरें आप अपना लगा लीजिएगा, कुछ गर्भनाल की, कुछ इसकी उसकी। हाँ सही बात। ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं। हम इसका रिकॉर्डिंग में अब खत्म, इसको फिनिश करता हूँ। करिए, और अब मुझे ये रिकॉर्डिंग भेजिएगा, मैं उसको रखूंगा अपने पास। हाँ, नहीं, आप इसे रख लीजिएगा, पर मुझे लगता है रिकॉर्डिंग का क्वालिटी शायद बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि लाइन अच्छी नहीं थी। पर जो भी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा। जरूर जरूर, बिल्कुल। हाँ, तो मैं अब इसको, इस रिकॉर्डिंग